नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीबीसी के अनुसार अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कनाडा और भारत के बीच राजनयिक विवाद का भारत और अमेरिकी रिश्ते पर होने वाले असर को लेकर अपनी टीम को अलर्ट किया था। अमेरिकी मीडिया द पॉलिटिको ने रिपोर्ट किया था कि गारसेटी ने टीम से यह भी कहा था कि अमेरिका को कुछ समय के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ अपने संपर्क को कम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि इन रिपोर्टों को अमेरिकी दूतावास खारिज करता है। एम्बेसडर गारसेटी भारत और अमेरिका की सरकारों और लोगों के बीच गहरी साझेदारी के लिए हर दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भाजपा ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में बीजेपी ने राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताया है। पार्टी ने लिखा, नए जमाने का रावण यहाँ है, ये दुष्ट, धर्म और राम का विरोधी है। उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। भाजपा की तरफ से जारी पोस्टर में राहुल के 7 सिर दिखाए गए हैं। इस पर लिखा है, भारत खतरे में है। तस्वीर के ठीक नीचे बड़े अक्षरों में रावण लिखा हुआ है। इसके नीचे अंग्रेजी में या कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस लिखा है। बीजेपी द्वारा राहुल गांधी को रावण बताए जाने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल पर राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाने वाले घटिया ग्राफिक के पीछे वास्तविक मंशा क्या है। इसका स्पष्ट रूप से एक ही मकसद है, एक कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना और भड़काना, जिनके पिता और दादी की हत्या उन ताकतों ने की थी जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री का हर दिन झूठ बोलकर मानसिक रूप से बीमार होने और आत्ममुग्धता के विकार से पीड़ित होने का सबूत देना एक बात है, लेकिन अपनी पार्टी से इस तरह की घृणा से भरे कंटेंट बनवाना न केवल पूरी तरह से अस्वीकार्य है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। हम डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले में ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार किया था। रात भर उन्हें ईडी के हेडक्वार्टर में रखने के बाद दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा, जब संजय सिंह के खिलाफ आपके पास पुख्ता सबूत थे तो फिर गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लगाया गया। साथ ही पूछा कि पैसों के जिस लेन देन की बात आप कर रहे हैं तो मामला तो काफ़ी पुराना है, फिर गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों की गई। वहीं जब ईडी ने संजय सिंह की 10 दिन की कस्टडी मांगी तो कोर्ट ने ईडी से पूछा कि संजय सिंह का फ़ोन आपके पास जब्त है तो कस्टडी क्यों चाहिए। कोर्ट में ईडी ने कहा, इस मामले में बयान अभी दर्ज हुए हैं। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने बताया कि उसने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर दिए थे। इसके अलावा 1 करोड़ इंडो स्पिरिट के ऑफिस से लेकर भी संजय सिंह के घर दिए गए थे। कल जो सर्च हुए उसमें डिजिटल एविडेंस मिला है। अदालत से लौटते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने चलते चलते पत्रकारों से कहा कि नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं। अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जितना अत्याचार जुर्म करना है करें, हम लोग डरते नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, हम लोग डरते नहीं हैं, लड़ेंगे। वहीं इससे पहले कोर्ट के अंदर जाते हुए संजय सिंह ने कहा, ये अन्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार कभी पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है, कभी सांसद को। आज जब देश में 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग भाजपा के खिलाफ हैं तो क्या कल को विरोध करने वाले करोड़ों देशवासियों को भी भाजपा सरकार गिरफ्तार करेगी। लेकिन भाजपा ना भूले, जब जनसैलाब उमड़ता है तो जेल छोटी पड़ जाती है। देश के लिए भाजपा वाले कभी स्वयं तो जेल गए नहीं, इसीलिए इन्हें ये नहीं पता कि हमारे देश में जेल का डर दिखाकर जीत हासिल नहीं की जा सकती। धमकी जी भी भाजपा जाने वाली है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कड़े सवाल पूछे। साथ ही ये भी कहा कि आपका मामला जिरह के दौरान 2 मिनट के भीतर खत्म हो जाएगा। वहीं ईडी ने आगे दावा किया कि पॉलिसी के मामले में आरोपियों ने सिग्नल ऐप के माध्यम से बातचीत की थी जिसका पता नहीं लगाया जा सकता। पूरी कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसियों से कड़े सवाल पूछने से नहीं हिचकिचाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने उन्हें यानी विजय नायर और मनीष सिसोदिया को रिश्वत पर चर्चा करते देखा है। क्या ये स्वीकार्य होगा। क्या बयान अफवाह नहीं है, ये अनुमान है, लेकिन इसे साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। जिरह में ये 2 मिनट में विफल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया मामले में सीबीआई और ईडी को झटका दिया है। इसने गुरुवार को ईडी व सीबीआई से सीधे सीधे सवाल पूछा कि आखिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां हैं।
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है। तो सवाल है कि क्या सिसोदिया को बिना सबूत के ही गिरफ्तार किया गया और फरवरी महीने में गिरफ्तारी के बाद से जेल में रखा गया? कम से कम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से तो यही सवाल उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई से पूछा, सबूत कहां है? आपको घटनाओं की श्रृंखला को स्थापित करना होगा। अपराध के घटनाक्रमों की जानकारी कहां है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा शासित केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी प्रतिशोधात्मक राजनीति की कोई सीमा नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार प्रतिशोध की राजनीति की हर सीमा पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर विपक्षी नेताओं को परेशान करना लोकतंत्र पर हमला है। बीजेपी ये भूल गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक अभी ईडी को पारदर्शी और निष्पक्ष होने को लेकर आगाह किया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मन में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र के प्रति सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्षी पार्टियों के साथ आने से डर गई है, लेकिन अब समय आ गया है कि वो असल मुद्दों पर ध्यान दे। द कश्मीर फाइल्स की सुपर सक्सेस के बाद विवेक अग्निहोत्री को अपनी अपकमिंग फिल्म द वैक्सीन वॉर से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन डायरेक्टर की इन उम्मीदों पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। द वैक्सीन वॉर को विवेक अग्निहोत्री ने काफ़ी प्रमोट भी किया था, लेकिन बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट रही है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने द वैक्सीन वॉर की तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फिल्म के बारे में कहा, मैंने सुना है एक फिल्म आई है द वैक्सीन वॉर। भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो दिन रात मेहनत की, अपने लैब में एक ऋषि की तरह साधना की और उसमें हमारी महिला बेटियों ने अद्भुत काम किया। उन सारी बातों को एक बढ़िया तरीके से वैक्सीन वॉर फिल्म में दर्शाया गया है। हर भारतीय को वो फिल्म देखने के बाद गर्व हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा काम किए हैं। चंद्रयान जाता है, वैज्ञानिकों के लिए गर्व बनता है। वैक्सीन बनती है, वैज्ञानिकों के लिए गर्व बनता है। देश की युवा पीढ़ी वैज्ञानिकों के काम को समझना चाहती है। मैं ये फिल्म बनाने वालों को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये फिल्म बनाकर वैज्ञानिकों और विज्ञान को महत्व दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जितना आबादी उतना हक वाले रुख की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह से पूर्वोत्तर भारत कम जनसंख्या की वजह से सब कुछ से वंचित ही रह जाएगा। रिजिजू ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, राहुल गांधी आग से खेल रहे हैं। जितनी आबादी उतना हक का उनका आह्वान भारत को तबाह कर देगा। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य, लद्दाख और हजारों छोटे छोटे समुदाय जिनकी संख्या कम है, उन्हें सब कुछ से वंचित कर देगा। मुश्किल इलाकों में कभी ऐसे में विकास के लिए फंड नहीं उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि वहां कुछ लोग ही रहते हैं। 2024 में होने वाले देश के लोकसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए को एक और झटका लगा है। एनडीए को दक्षिण भारत में एआईएडीएमके के बाद अब जनसेना पार्टी से झटका लगा है। इस पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने ऐलान कर दिया है कि वो टीडीपी के साथ हैं और इसलिए एनडीए से अलग हो रहे हैं। पवन कल्याण ने एनडीए छोड़ने का ऐलान करते हुए बताया, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी का समर्थन करने के लिए मैं एनडीए से अलग हो गया हूं। टीडीपी एक मजबूत पार्टी है और प्रदेश के विकास के लिए आंध्र प्रदेश को टीडीपी सरकार की जरूरत है। दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट ने भारत के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा के तलाक को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने माना कि आयशा ने शिखर के साथ मानसिक क्रूरता की। कोर्ट ने इस दौरान ये माना कि शिखर धवन को उनके बेटे से सालों तक अलग रखकर पत्नी ने उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी है। शिखर धवन के वकील अमन हिंगोरनी ने कहा कि उनके क्लाइंट अब बहुत खुश हैं और वो अदालत के आदेश का पालन करेंगे। भारतीय तीरंदाज अभिषेक ओजस और प्रथमेश ने एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल दिला दिया है। तीरंदाजी के फाइनल मेंस कंपाउंड टीम प्रतियोगिता में भारत के तिकड़ी खिलाड़ियों ने दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले आज ही भारतीय विमेंस कंपाउंड टीम ने आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स में भारत को गुरुवार को दूसरा गोल्ड मेडल मिल गया है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह ने स्क्वॉश की मिक्स्ड डबल स्पर्धा में मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले महिला कंपाउंड तीरंदाजी में अदिति, ज्योति और परिणीति की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में भारतीय टीम ने चीनी ताइपे को 230-228 के अंतर से हराया। चीन में चल रहे एशियन गेम्स 2023 में पीवी सिंधु के पदक जीतने का सपना टूट गया। बैडमिंटन के एकल मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में अपनी चीनी प्रतिद्वंदी हे बिंगजाओ से हारकर वो बाहर हो गईं। एशियन गेम्स में गुरुवार को 3 गोल्ड मेडल के बाद महिला हॉकी में भारत को निराशा मिली। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की महिला हॉकी टीम को चीन ने 0-4 से हरा दिया है। अब भारतीय टीम ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलेगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।